नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग करेंगे डिस्कस 22 जून के करंट अफेयर और वीडियो के 4 पार्ट होंगे जिसमें कल के करंट अफेयर का एक रिवीजन होगा। आज के 12 प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और कल जो क्विज आपसे पूछी गई थी उसको आंसर करेंगे, फिर वीडियो के अंत में आपके लिए एक प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको बताना है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कल हमने ये पढ़ा था कि विश्व समुद्री कछुआ दिवस ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 16 जून को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। और दुनिया के सबसे बड़े परिवार के मुखिया का अभी हाल ही में निधन हो गया है। 76 ईयर के थे ये, जिनका नाम है सियोन ए चना। इनका निधन मिजोरम के आइजोल में हुआ। और निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट एलओसी देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह देश है श्रीलंका। और साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया गया राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 155260। और किस देश में 19 जून को जून 10 को एक नया संघीय अवकाश घोषित किया गया है? तो यह देश है अमेरिका। तो विश्व सिकल दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 19 जून को। याद रखना कि यह लाल रक्त कणिकाओं से जुड़ी हुई एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि जो लाल रक्त कणिकाएं सामान्यतः गोल आकृति की होती हैं, वो जो है हंसिए की आकृति की बन जाती हैं इस प्रकार से, ठीक है। और फिर क्या होता है कि इनका जो लाइफ टाइम है, लाइफ स्पैन है, वो घटकर 10 से 20 दिन रह जाता है। तो ये काफ़ी जटिल समस्या हो जाती है। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो 5 साल की उम्र पाते पाते मतलब उनका जो है डेथ हो जाती है। और दुनिया के सबसे ज़्यादा ताकतवर चुंबक का निर्माण करने वाला देश बन गया है फ्रांस। अब देखिए, जो धरती पर 2 सूरज अब चमकेंगे, एक तो चीन बना रहा है और दूसरा बनाएगा फ्रांस, ठीक है। और इन सभी सूरज में वो सभी क्वालिटीज़ होंगी जो कि हमारे नेचुरल सूरज में है। और हाल ही में नेशनल रीडिंग डे मनाया गया 19 जून को, याद रखना। और इसका प्रायोजक था कौन? CBSE था। संघर्ष में यौन हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट का ये दिवस मनाया गया था 19 जून को। और ये भी याद रखना कि एक डेटा क्लाउड कंपनी है स्लोफेक, तो इसके द्वारा वर्ष के वैश्विक नवाचार भागीदार के रूप में लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक को मान्यता दी गई है। तो दोस्तों अब बारी है आज के प्रश्नों की। सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को किस अभियान के तहत मनाया है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आप जानते हैं ये प्रतिवर्ष होता है 21 जून को। और इस वर्ष संस्कृति मंत्रालय ने इसे जो है योग एक भारतीय विरासत अभियान के रूप में मनाया है, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि योग दिवस देश भर में 75 सांस्कृतिक स्थानों पर इस वर्ष 21 जून को मनाया गया। इसके अंतर्गत 45 मिनट योगाभ्यास और इसके बाद 30 मिनट के सांस्कृतिक कार्यक्रम जो थे वो आयोजित किए गए। महाराष्ट्र के 4 शहरों को इस अभियान के तहत चुना गया था। पुणे का आगाखा महल, मुंबई की कन्हेरी की गुफाएं, औरंगाबाद की एलोरा गुफाएं और नागपुर की पुरानी उच्च न्यायालय इमारत को इस अभियान में शामिल किया गया था। राष्ट्रीय महत्व के इन 4 स्थलों को केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक भी घोषित किया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये प्रतिवर्ष होता है कब? 21 जून को होता है। और पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी। और इस साल की थीम याद रख लेना, थीम है योगा फॉर वेलनेस। ये थीम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरित हाइड्रोजन पर 2 दिन का ऑनलाइन शिखर सम्मेलन 22 और 23 जून को कहाँ पर आयोजित होगा? ये जो आयोजन है ये 22 और 23 जून को संपन्न होगा। तो ये किया जाएगा भारत में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो जैसा कि आप समझ रहे हैं, हरित हाइड्रोजन का मतलब है कि ये हो गई आपकी कार, और ये चलेगी इससे हाइड्रोजन से। तो इससे क्या होगा? पर्यावरण जो है वो ज़्यादा सुरक्षित रहेगा। तो भारत जो है ये हरित हाइड्रोजन पहल पर 2 दिन का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। और मंगलवार को शुरू हुए इस सम्मेलन में ब्रिक्स कंट्रीज, जिसमें ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका हैं, ये 5 देश हैं, तो ये शामिल होंगे। और सार्वजनिक क्षेत्र की NTPC के सहयोग से आयोजित इस सम्मेलन के जरिए भागीदारों को हरित हाइड्रोजन पहल के लिए मंच उपलब्ध कराया जाएगा।
अब देखो ब्रिक्स में कुल देशों की संख्या होती है 5। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2006 में। और स्थापना के समय मतलब 3 देश थे, चाइना, ब्राज़ील और रसिया। बाद में इसमें भारत यानी कि इंडिया और साउथ अफ्रीका को भी शामिल कर लिया गया है। हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? बहुत ही शानदार प्रश्न है और इसका सही जवाब है इब्राहिम रईसी। तो दोस्तों इब्राहिम रईसी अभी हाल ही में ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं। याद रखना, अगर नफ्ताली बेनेट का नाम आएगा तो ये पीएम बने हैं कहाँ के? हाल ही में ये इजराइल के पीएम बने हैं। और मोहम्मद सादुल्ला, इनका कोई संबंध इससे नहीं है। तो सही जवाब इसका है ऑप्शन ए, इब्राहिम रईसी। तो ईरान में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इब्राहिम रईसी को बड़ी जीत मिली है। अब मौजूदा राष्ट्रपति हसन रूहानी की जगह लेंगे और रईसी देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के कट्टर समर्थक और करीबी भी माने जाते हैं। तो दोस्तों नफ्ताली बेनेट ये इजराइल के अभी हाल ही में नए प्रधानमंत्री बने हैं और इसाक हरजोंग ये इजराइल के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दोनों याद रखना आप। हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस ये कब मनाया गया? तो दोस्तों विश्व शरणार्थी दिवस ये यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। और 2021 की थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन। तो आपको बता दें कि दुनिया में जो युद्ध या फिर प्रकृति की विभीषिका होती है जिसकी वजह से लाखों लोग जो होते हैं वो बेघर हो जाते हैं, उन्हें शरणार्थी बनने पर मजबूर होना पड़ता है, तो उनको सम्मानित करने के लिए प्रतिवर्ष 20 जून को यूनाइटेड नेशन इस दिवस को मनाता है। और इस साल की थीम है टुगेदर वी हील, लर्न एंड साइन, यानी कि साथ रहकर हम जख्म भरकर सीखेंगे और चमकेंगे। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि कोविड-19 महामारी ने इस बात का एहसास दिलाया है कि हम केवल साथ रहकर ही सफल हो सकते हैं। और विश्व शरणार्थी दिवस सबसे पहले 20 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र के साल 1951 के रिफ्यूजी कन्वेंशन की 50वीं सालगिरह पर मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के अनुसार 20 जून इससे पहले अफ्रीका शरणार्थी दिवस के तौर पर मनाया जाता था, लेकिन दिसंबर 2000 से इसे विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। प्रश्न होगा कि हाल ही में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसेना बल द्वारा किस स्थान पर 18 और 19 जून को एक युद्धाभ्यास किया गया? नौसैनिक युद्धाभ्यास था ये। तो ये किया गया था अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो ये रहा हमारा प्यारा भारत, आगे आप देख सकते हैं। तो इधर से जब आप चलेंगे पूरब में तो यहाँ पर आपको जो स्थान दिखाई दे रहा है ये स्थान, ये है अदन की खाड़ी। तो इस 2 दिन के युद्धाभ्यास में उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास, क्रॉस डेक हेलीकॉप्टर संचालन, बोर्डिंग ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव जैसे समुद्री नौसेना अभ्यास को आयोजित किया गया था। तो ये याद रख लेना। और इसके साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर युद्धाभ्यास हैं जो कि भारत ने अन्य देशों के साथ किए थे, तो उसको भी आप लोग देख लीजिए। देखिए नाटो सैन्य अभ्यास डिफेंडर यूरोप 21 ये किया गया था संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों के बीच में अल्बानिया में। पैसेज एक्सरसाइज को हाल ही में भारत और इंडोनेशियाई सेनाओं ने मिलकर किया था। कहाँ पर किया था? अरब सागर में। नाटो का अभ्यास किया गया नाटो देशों के द्वारा जर्मनी, पुर्तगाल और रोमानिया में। ठीक है। खंजर का जो 8वां संस्करण था इसे इंडो किर्गिज स्पेशल फोर्स के द्वारा किया गया किर्गिस्तान में। और वरुण 2021 का 19वां युद्धाभ्यास ये भारत और फ्रांस की नौसेना के द्वारा अरब सागर में किया गया। डेजर्ट फ्लैग 6 बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास है जिसे यूएई में पूरा किया गया। और वज्र प्रहार भारत और अमेरिकी सैन्य अभ्यास है जिसे हिमाचल प्रदेश में कंप्लीट किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट युद्धाभ्यास हैं, इसके बारे में हम एक अलग डेडिकेटेड वीडियो आपको उपलब्ध करवाएंगे। हाल ही में किसके द्वारा जनरल इलेक्शन 2019 एंड एटलस जारी किया गया है? तो दोस्तों इसे जारी किया गया है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। याद रखना भारत निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 25 जनवरी 1950 को। ठीक है। और यही कारण है कि 25 जनवरी को प्रतिवर्ष वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल वोटर्स डे के रूप में इसे मनाया जाता है। तो याद रखना कि ये जो एटलस जारी किया गया है इसको मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो वर्तमान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसमें जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं उनका नाम सुशील चंद्रा है। इनके अलावा 2 चुनाव आयुक्त हैं, इनके नाम है राजीव कुमार और अनूप चंद्र पांडे। अनूप चंद्र पांडे की नियुक्ति अभी हाल ही में की गई है। यह दस्तावेज शोधकर्ताओं और शिक्षाविदों के लिए काफ़ी उपयोगी होगा जिसमें आम चुनाव 2019 के सभी डेटा मौजूद रहेंगे। तो याद रखना कि चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 में।
राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 25 जनवरी को। 2021 की थीम याद रख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो ये 2021 की थीम है जो कि परीक्षा में पूछी जा सकती है, तो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में CSIR ने पूरे कस्बों और ग्रामीण भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ाने के लिए किस स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के साथ करार किया है? तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोविड की 2 लहर अब तक भारत जो है झेल चुका है, फर्स्ट और सेकेंड। तीसरी लहर की संभावना है जो कि हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर में शुरू हो जाए। तो जगह जगह मतलब जो गांव होते हैं या फिर जो कस्बे होते हैं जहां पर ऐसी सुविधाएं नहीं होती कि लोग अपनी टेस्टिंग करवा सकें, हालांकि मैं देख रहा हूं कि गांव में लोग टेस्टिंग करवाने से भागते भी हैं, ये अशिक्षा और अजागरूकता ही कही जाएगी। तो उनको जो है टेस्ट करने के लिए टाटा MD के साथ CSIR ने एक समझौता किया है। तो याद रखना कि इस साझेदारी के तहत टाटा MD चेक SARS-CoV-2 एक परीक्षण किट होगा जिसका नाम क्या रखा गया है, टाटा MD चेक SARS-CoV-2। तो इसका प्रयोग भारत की CSIR की प्रयोगशालाओं में RT-PCR टेस्ट में किया जाएगा। अब बात हो रही है CSIR की, तो जान लीजिए इसका फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। और इसके जो DG हैं वो हैं शेखर सी मंदे। स्थापना इसकी की गई थी शांति स्वरूप भटनागर जी के द्वारा और स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1942 में। आगे बढ़ते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको आप NGT भी कहते हैं। तो NGT ने वरुणा और असी नदियों के कायाकल्प के लिए एक समिति का गठन किया है, ठीक है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी फॉर द रिजुवेंशन ऑफ द रिवर्स वरुणा एंड असी। तो आपको बताना है कि ये दोनों नदियाँ किस राज्य में बहती हैं। सही जवाब इसका उत्तर प्रदेश है। और अगर आप वाराणसी गए होंगे तो वाराणसी में ये है गंगा नदी, आप देख सकते हैं, ये है गंगा नदी जो कि इधर से बह रही है, इसकी दिशा। और ये जो नदी है ये है वरुणा रिवर जो कि गंगा में आकर मिलती है। और थोड़ी दूर पर आपको जो है अस्सी घाट भी मिलेगा, यहीं पर आपको तुलसी घाट भी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है अस्सी रिवर और वरुणा रिवर की वास्तविक स्थिति जो कि कहाँ मिलेगी आपको, वाराणसी में। तो आपको बता दें कि ट्रिब्यूनल ने इन दोनों नदियों में गिर रहे सीवेज के पानी के संशोधन और परिमार्जन के लिए कदम उठाए हैं। NGT के बारे में जान लीजिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण या प्राधिकरण, इसकी स्थापना हुई थी 18 अक्टूबर 2010 में। और इसको जो है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम यानी कि NGT एक्ट 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। NGT की स्थापना के साथ भारत एक विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण यानी कि स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्थापित करने वाला दुनिया का तीसरा और पहला विकासशील देश बन गया था। इसके पहले केवल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ही ऐसे किसी निकाय की स्थापना करने वाले देश थे। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद भारत था ऐसे किसी विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण की स्थापना करने वाला देश। और NGT की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों का तेजी से निपटारा करना है, जिससे देश की अदालतों में लगे मुकदमों के बोझ को कुछ कम किया जा सके। याद रखना कि NGT का मुख्यालय दिल्ली में मिलेगा आपको, जबकि इसके 4 जो है रीजनल ऑफिस भी हैं। एक मिलेगा आपको भोपाल में, दूसरा पुणे में, फिर कोलकाता और चेन्नई में। कहाँ कहाँ पर, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। और वर्तमान में NGT के अध्यक्ष कौन है, ये हैं आदर्श कुमार गोयल, NCR जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। किस भारतीय मूल के व्यक्ति को कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए ये भारतीय मूल के जरूर हैं लेकिन इनका जन्म हुआ था केन्या में, ठीक है। और फिलहाल ये हैं महमूद जमाल। तो अगर बात करें करीम खान के बारे में, तो करीम खान को अभी हाल ही में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड का चीफ प्रोसिक्यूशन यानी कि मुख्य अभियोजक जो है नियुक्त किया गया है। नफ्ताली बेनेट के बारे में आप जानते हो कि इजराइल के PM बने हैं अभी हाल ही में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन A, महमूद जमाल। तो भारतीय मूल के न्यायाधीश महमूद जमाल ने इतिहास रच दिया है। जमाल को कनाडा के उच्चतम न्यायालय में नामित किया गया है। इसके साथ ही वह देश के शीर्ष न्यायालय में नामित होने वाले प्रथम अश्वेत न्यायाधीश भी हो गए हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो पहले अश्वेत न्यायाधीश हैं जो कि कनाडा के शीर्ष न्यायालय में नामित किए गए हैं। कनाडा के जो प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने अभी हाल ही में न्यायमूर्ति जमाल को उच्चतम न्यायालय में नामित किए जाने की घोषणा की है। न्यायमूर्ति जमाल सेवानिवृत्त हो रही न्यायाधीश रोसाली सिल्वरमैन एबेला की जगह लेंगे और
रोसाली सिल्वरमैन एबेला ये शीर्ष न्यायालय की पहली यहूदी और प्रथम शरणार्थी न्यायाधीश थी। CTV न्यूज़ के मुताबिक न्यायमूर्ति जमाल का जन्म केन्या में हुआ था और उनका परिवार मूल रूप से भारतवंशी है। उनका परिवार 1981 में कनाडा से यहाँ आया था और फिर यहीं बस गया। किस देश को टोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में प्रतिस्पर्धा करने से मना कर दिया गया? तो ये देश बन गया है रोमानिया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो आपको बता दें कि पिछले डोपिंग मामलों के कारण रोमानिया के टोक्यो ओलंपिक के वेटलिफ्टिंग इवेंट में हिस्सा लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन ने यह फैसला किया है। ओलंपिक गेम्स शुरू होने में अब लगभग 1 महीने से भी कम समय बचा है। रोमानिया वेटलिफ्टिंग फेडरेशन पर 5 डोपिंग मामलों के कारण 1 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें रोमानिया के चारों वेटलिफ्टरों का 2012 ओलंपिक से बाहर होना शामिल है, जिनके नमूनों की बाद में दोबारा जांच हुई थी और जांच में वो प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए थे। याद रखना कि रोमानिया के अलावा मिस्र, मलेशिया और थाईलैंड भी टोक्यो ओलंपिक में वेटलिफ्टिंग इवेंट में भाग नहीं ले सकेंगे। तो मलेशिया, थाईलैंड जो है ये 2 देश और हैं जो कि टोक्यो ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। तो 3 देश हो गए जो कि प्रतिबंधित हैं, रोमानिया, मलेशिया और थाईलैंड। हाल ही में केविन ओ ब्रायन ने वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो केविन जो है ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं केविन, याद रखना। हालांकि ये जो है टेस्ट मैच और T20 मैच को खेलते रहेंगे अभी इन्होंने जो है सिर्फ वनडे क्रिकेट से मतलब इस्तीफा दिया है। और ये भी याद रखना कि इनकी वर्तमान में उम्र है 37 ईयर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन होगा कि किस भारतीय मूल के अमेरिकन रसायनज्ञ को यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड यूरोपियन इवेंटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? यूरोपियन इवेंटर अवार्ड 2021 तो सम्मानित की गई हैं सुमित्रा मित्रा जी। ऑप्शन बी है इसका बिल्कुल करेक्ट है। तो भारतीय मूल की अमेरिकन महिला सुमित्रा मित्रा ने यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड में जो एक होता है जिसको कहते हैं यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड, उसको जीत लिया है। ये अवार्ड नॉन यूरोपियन पेटेंट ऑफिस कंट्रीज कैटेगरी में उनकी डेंटिस्ट्री में नैनो टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर दिया गया है। आपको बता दें कि सुमित्रा मित्रा ने दुनिया में पहली बार नैनो पार्टिकल्स के जरिए दांतों को और अधिक मजबूत बनाने की तकनीक दुनिया के सामने पेश की है। और ये भी याद रखना ये अवार्ड यूरोप के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसको हर वर्ष यूरोपियन पेटेंट ऑफिस के द्वारा प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये थे आज के प्रश्न और अब बारी है क्विज नंबर 20 की। तो प्रश्न ये पूछा गया था कल कि 43 लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, और आप लोगों के सभी लोगों के आंसर मैंने देखा, सभी लोगों को मैंने वहाँ पर लाइक करने की कोशिश की है। हालांकि सबको कमेंट कर पाना मुश्किल होता है, थोड़ा सा समय बहुत अधिक लग जाता है और बहुत सारे आप लोगों के लिए कोर्सेज तैयार करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 43 लोक नृत्य जो है ये राजस्थान से संबंधित है और एक नाम जो मैं आज यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ वो नाम है भूपेंद्र पांडे जी का। इन्होंने काफ़ी शानदार आंसर यहाँ पर लिखा है। तो अब एक प्रश्न है आप सभी लोगों के लिए आज, तो बताइए कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? ठीक है, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी या फिर उत्तरी? तो इस प्रश्न को लिखिएगा थोड़ा डिटेल में। और देखिए जब भी मैं कोई क्वेश्चन आप लोगों को देता हूँ तो उस क्वेश्चन को आप लोग सर्च करके अच्छे से पढ़ लिया करो और उसकी आंसर राइटिंग जरूर किया करो। इससे क्या होगा कि वो प्रश्न जो होगा वो एग्जाम में आपको कभी भूलेगा नहीं। लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर आ जाना, वहाँ पर आपको लेक्चर की PDF प्रदान कर दी जाती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मंथली PDF के लिए आप वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना। दोस्तों याद रखो कि आपके लिए वीडियो बनाने में हम काफ़ी मेहनत करते हैं और इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक और शेयर आप लोग कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। जय हिंद।